रुद्र को ये गवारा नहीं था कि वो इतनी आसानी से शौर्य से हार मान ले। गुस्से में उसने शौर्य के ऊपर एक जंप लिया, पर अगले ही पल शौर्य अपनी जगह से हट गया था। रुद्र का वार खाली चला गया था। शौर्य अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता हुआ बोला, बस इतनी ही फुर्ती है तुम में, और इसी के दम पर तुम मुझसे टकराने चले थे। रुद्र को अपना वार खाली जाते देखकर और भी गुस्सा आने लगा था। गुस्से में उसने बिना देखे बुझे फिर से शौर्य के ऊपर घुसा चला दिया। शौर्य ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। उसके बाद रुद्र शौर्य से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर वो छुड़ा नहीं पाया। शौर्य ने रुद्र का हाथ घुमाकर उसकी पीठ पर कर दिया। दर्द से रुद्र के मुंह से कराह निकल गई। उसके मुंह से शौर्य के लिए गाली निकल गया, कमीने छोड़ मेरा हाथ। जैसे ही रुद्र के मुंह से गाली निकला, शौर्य ने उसके हाथ को और उमेट दिया। फिर से एक तेज चीख उसके मुंह से निकल गया, पर उसने गाली निकालना बंद कर दिया। अब तक रुद्र के तीनों साथी भी खुद को संभाल कर खड़े हो गए थे। दोबारा उन्होंने शौर्य के करीब आने की कोशिश नहीं की, पर उनके चेहरे से लग रहा था कि उनकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई थी। वे गिड़गिड़ा कर शौर्य से माफी मांगने लगे और रुद्र को छोड़ देने की विनती करने लगे। क्यों इसके मुंह में जुबान नहीं है जो तुम सब इसके बदले माफी मांग रहे हो? जब तक ये खुद गिड़गिड़ा कर मुझसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। शौर्य रुद्र के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला। जब रुद्र ने देख लिया कि शौर्य के ऊपर उसके किसी भी प्रकार की धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उल्टा किसी के नाम लेने पर शौर्य और उग्र हो जा रहा है, तो वो सपाट स्वर में बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रुद्र ने यह बोल तो दिया, पर बोलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने पर कोई बड़ा सा बोझ डाल दिया गया हो। आज तक उसने कभी भी ऐसी शर्मिंदगी नहीं झेली थी। उसके लिए तो यह डूब मरने की बात थी। शौर्य ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसने रुद्र के साथियों से कहा, देख क्या राके हो, जल्दी से बीच सड़क से अपनी गाड़ी हटाओ। रुद्र के साथियों ने तुरंत शौर्य के आदेश का पालन किया। उसके हाथों में पड़ा रुद्र फिर से चिल्लाया, अब मुझे तो छोड़ो, मैंने माफी मांग तो ली है। इतना होने के बाद भी रुद्र की अकड़ कम नहीं हुई थी। ये मुझ पर धौंस जमाकर माफी मांग रहे हो? आवाज नीची और लहजे में दया नजर आनी चाहिए, तब जाकर तुम्हें हमारी माफी मिलेगी। शौर्य की बात पर रुद्र खामोशी से कुछ पल शौर्य को देखता रहा, फिर पहले की तुलना में थोड़ा नम्र स्वर में बोला, आई एम सॉरी। शौर्य ने रुद्र का हाथ छोड़ दिया और उसे थार की तरफ हल्का धक्का देते हुए बोला, आज तो सही सलामत छोड़ रहा हूं। अगर आइंदा से फिर कभी मेरे रास्ते में आए तो फिर इस हाथ को उठाने के काबिल नहीं रहोगे। शौर्य के छोड़ने के बाद रुद्र ने अपने हाथ को मसला और अपने हाथ का ब्लड सर्कुलेशन चालू किया। अंगारे बरसाती आंखों से शौर्य की तरफ देखते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। अगर मन में कोई कसक रह गई हो तो फिर अपनी बटालियन के साथ आ जाना, शायद तब तुम अपने मन की कर पाओ। शौर्य मुस्कुराता हुआ बोला। रुद्र अपने साथियों के साथ अब बिना किसी उकसावे के वहां से चला गया। हार की कसक उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। रुद्र के साथियों के साथ चले जाने के बाद रत्नाकर शेट्टी शौर्य के पास आया और बोला, लगता है ये रणधीर शेखावत का कोई करीबी रिश्तेदार है। आगे चलकर जरूर वो कोई ना कोई अड़चन पैदा करने की कोशिश जरूर करेगा। अभी कौन सा वो कोई कसर बाकी रख रखा है? अपनी तरफ से तो वो अभी भी हमें नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। थोड़ा दम ये भी लगा ले। शौर्य लापरवाही से बोला, अब आगे का शूट का क्या करें? रत्नाकर शेट्टी इस शंका के अधीन होकर बोला कि कहीं इस घटना के होने के बाद शौर्य कहीं आगे का प्लान कैंसिल न कर दे। करना क्या है? जिस तरह से आपने प्लानिंग कर रखी है उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इस छोटी मोटी रुकावटों से अगर अपने प्लान में चेंजिंग करने लगा तो फिर कर लिया शूट। उसके बाद वही हुआ जैसा उनका पहले से प्लान था। यहां से जाने के बाद सबने राफ्टिंग का मजा लिया और साथ में अपना शूट भी करते रहे। 2 दिनों तक रंगा पहाड़ के विभिन्न लोकेशन पर घूम घूम कर रत्नाकर शेट्टी ने अपने सॉन्ग के शूट को पूरा किया। काम रत्नाकर शेट्टी के उम्मीद से बेहतर हुआ था। रत्नाकर शेट्टी गाने की एडिटिंग भी साथ के साथ कराते रहे। वो एक एडिटर को अपने साथ ही रखे हुए थे।
शूट के साथ ही गाना भी तैयार हो गया था। अब इस सॉन्ग में सिर्फ लिपसिंग पार्ट को जोड़ना था, जिसे कि रत्नाकर शेट्टी ने क्रोमा पर शूट करने का प्लान कर रखा था। गाना लगभग पूरा ही तैयार हो गया था। शौर्य ने भी अपने सॉन्ग के वीडियो को देखा तो वो खुद भी रत्नाकर शेट्टी के काम से आश्वस्त नजर आया। गाना उसे भी पसंद आया। उसने भी गाने की वीडियो की कॉपी अपने मोबाइल में ले लिया। शौर्य को यहां का काम खत्म करके वापस भी जाना था। कुछ जरूरी काम था जिसे जाकर उसको पूरा करना था। एक तो उसे छगन मगन के पास जाकर रूबिया और सिकंदर से पूछताछ भी करना था कि आखिर उसका पीछा करवाने का उन लोगों का मकसद क्या था। उन लोगों को पकड़े हुए 2 दिन ही गए थे। शौर्य छगन मगन से रूबिया और सिकंदर के बारे में जानकारी लेता रहा था। उन दोनों ने अभी छगन मगन को कुछ नहीं बताया था। इसके अलावे उसको अपने घर से भी बार बार फोन आ रहा था। उसकी पहचान होने के बाद उसका अपने रिश्तेदारों से कोई खास मेलजोल नहीं हुआ था। इसको लेकर भी उसको उसके घर बुलाया जा रहा था कि परिवार के बीच आगे के प्लान को लेकर चर्चा हो। चौहान फैमिली में शौर्य की शादी की बात होना भी चर्चा का केंद्र था। दूसरी तरफ शिप्रा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। अभी अभी उसकी बात कनिका से हुई थी, जो कि उसको मिलने के लिए बुला रही थी। कनिका के ऊपर उसके दादाजी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था कि वो शौर्य से शादी के लिए अपना मन बना ले। इसी दबाव में कनिका शिप्रा से ही उम्मीद कर रही थी कि वही कुछ करे जिससे शौर्य से शादी करने से वो बच जाए। शिप्रा कनिका से मिलने से मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी कि कनिका शौर्य से शादी के लिए तैयार हो। पिछली रात को शौर्य घर वापस नहीं आया था। शिप्रा ने बात किया तो शौर्य ने कहा वो आज रात तक वापस आ जाएगा। उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो कनिका को कैसे तैयार करे कि वो खुद अपने दादाजी से शौर्य से शादी करने से मना कर दे। कनिका ने उसे आधे घंटे में फैब्रिक ट्रेंड के ऑफिस के पास ही मौजूद राज दरबार रेस्टोरेंट में शिप्रा को मिलने के लिए बुलाया था। शिप्रा ने अपना काम समाप्त किया और अपने ऑफिस से निकल गई। राज दरबार रेस्टोरेंट उसके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था। लगभग 15-20 मिनट बाद ही वो राज दरबार पहुंच गई। वो कनिका के द्वारा पहले से ही रिजर्व टेबल पर जाकर बैठ गई थी। कनिका अभी रेस्टोरेंट नहीं पहुंची थी। शिप्रा के पहुंचने के लगभग 5-7 मिनट बाद कनिका रेस्टोरेंट पहुंची थी। शिप्रा ने देखा कनिका के साथ उसका भाई विराज भी था। विराज का बलिष्ठ शरीर दूर से ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। विराज आयरन फिस्ट क्लब का नंबर 1 फाइटर था और विशालगढ़ में मार्शल आर्ट की दुनिया में उसने अपना अच्छा खासा नाम बनाया था। कनिका के साथ विराज ने भी शिप्रा से हाथ मिलाया और टेबल पर बैठ गए। मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? कनिका खेद प्रकट करती हुई बोली। नहीं, मुझे आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम इसकी चिंता मत करो। शिप्रा ने नोट किया कि विराज उसको बड़े गौर से देख रहा है। मिस शिप्रा, मानना पड़ेगा कि ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से आपको बनाया है। विराज अभी भी शिप्रा की खूबसूरती का दीदार कर रहा था। उसकी नजर किसी चुंबक की तरह शिप्रा पर ही जमा हुआ था। तारीफ के लिए शुक्रिया। इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा। शिप्रा ने शर्माते हुए विराज की बात सुनकर कहा, मैंने वाकई आपके जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं तो कनिका के साथ जिद करके आपसे मिलने के लिए यहां आया हूं। विराज शिप्रा की खूबसूरती के आगे पिघलता जा रहा था। कनिका ने जब विराज को शिप्रा के आगे फ्लैट होते देखा तो वो चिढ़कर बोली, विराज भाई, आप यहां मेरी मदद करने आए हैं या शिप्रा के साथ फ्लर्ट करने? कनिका की बात सुनकर विराज की बोलती बंद हो गई, जबकि शिप्रा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विराज अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए बोला, तुम्हें किसी दूसरे की खूबसूरती की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। मैं यहां तुम्हारी मदद करने ही आया हूं, पर सामने वाले की थोड़ी बहुत तारीफ से तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मेरा काम हो जाए तो उसके बाद आप भले शिप्रा की खूबसूरती पर एक पूरी कविता लिख दीजिएगा, पर ध्यान रहे कि अभी की प्रायोरिटी है शौर्य से किसी भी तरह से मेरा पीछा छुड़ाने की। कनिका नागवारी से बोली, हाँ समझता हूं, तुम चिंता मत करो। थोड़ा समय लग सकता है,
पर मैं उस लड़के का होश ठिकाने लगा कर रहूंगा। विराज कनिका को आश्वस्त करते हुए बोला, मुझे अब शिप्रा से ही उम्मीद है। ये चाहे तो मेरा काम आसान कर सकती है। कनिका उम्मीद भरी नजरों से शिप्रा को देखती हुई बोली, देखो, तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीद मुझसे लगा रखी हो। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूं। मुझे उम्मीद नहीं है कि शौर्य इतनी आसानी से अब मेरे झांसे में आ सकता है, जबकि उसे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रहा हो। अगर उसके सामने तुमसे शादी करने का प्रस्ताव नहीं होता तो मैं गारंटी कर सकती थी कि वो आसानी से मेरे झांसे में आ जाता, पर अभी ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे कहने पर ही परसों मैं पूरा दिन उसके साथ रही, पर इस समय वो मुझसे सराफत से ही पेश आ रहा है, जबकि मैंने उसको कई हिंट भी दिए कि मुझे वो पसंद आ रहा है। शिप्रा कनिका को समझाने की कोशिश करती हुई बोली, मैं समझती हूं, पर इस समय तुम्हें सिर्फ बात से नहीं, उसे अपनी अदाओं से भी रिझाना पड़ेगा। खूबसूरती के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो जाती है तो फिर वो क्या चीज है। कनिका शिप्रा को कुछ बोल्ड कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती हुई बोली, ये तुम अपनी दोस्त को कैसी सलाह दे रही हो? तुम क्यों इसको उस लड़के के साथ फंसाना चाहती हो? नहीं शिप्रा, मैं तुम्हें ऐसी सलाह नहीं दूंगा। शौर्य के साथ तुम एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही कुछ करना। मैं नहीं चाहता कि तुम शौर्य के किसी झांसे में फंसना। विराज शिप्रा के लिए चिंतित होते हुए बोला, विराज भाई, आप क्यों मेरा गेम बिगाड़ रहे हो? अगर शिप्रा शौर्य के साथ कुछ आगे बढ़ भी जाती है तो इसके सामने ये ऑप्शन रहेगा कि ये उससे शादी कर सकती है। शौर्य इससे पहले अपने प्यार का इजहार भी कर चुका है। अगर शिप्रा शौर्य से शादी कर लेती है तो ये उसके लिए बढ़िया ही होगा। कुछ भी हो, वो चंद्रभान जी के परिवार से संबंध तो रखता ही है। कनिका अपने भाई को समझाने की कोशिश करती हुई बोली, अगर शौर्य इतना ही लायक है तो तुम क्यों नहीं उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाती हो? तुम्हें अपने लिए तो वो नहीं चाहिए, पर तुम अपनी दोस्त को उसके साथ फंसाना चाहती हो। विराज कनिका की बात का विरोध करता हुआ बोला। कनिका अब अपने उस फैसले पर अफसोस कर रही थी कि किस मनहूस घड़ी में वो अपने भाई को अपने साथ लाने को तैयार हो गई। वो विराज पर खींचते हुए बोली, विराज भाई, आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते तो प्लीज आप चुप बैठिए। कम से कम मेरे प्लान पर पानी तो मत फेरिए। कनिका की इस झार पर विराज खामोश तो हो गया, पर उसके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट हो रहा था कि कनिका का प्लान शिप्रा को लेकर जो था, विराज उससे खुश नहीं था। शिप्रा कहीं ना कहीं उसके दिल को भा गई थी, इसलिए शौर्य के साथ उसके संबंध बनाने की बात उसे पसंद नहीं आ रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या विराज खामोशी से कनिका के प्लान को मानेगा या वो कुछ नया हथकंडा अपनाएगा? क्या शौर्य पता लगा पाएगा कि रुबिया और सिकंदर किसके लिए शौर्य का पीछा कर रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला एपिसोड।